खो दिया है, वो बह गए हैं इस सैलाब में। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को सीधे तौर पर नेपाल की सेना लीड करेगी, नेपाल की सेना गाइड करेगी। और अब इन तस्वीरों के बीच ये 3 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई, और इस तस्वीर में तिब्बत में बादल फटने के बीच कितनी तेजी, कितनी प्रवाह के साथ ये जलधारा अपने साथ सब कुछ समेटते हुए आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर उस एरियल व्यू की, जिस व्यू में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को लेकर आमादा और बहुत स्पीड में आगे बढ़ता हुआ। जबकि तीसरी तस्वीर एक रिहायशी इलाके की, और यह तस्वीर परेशान करने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े मकान, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जो इस नदी के किनारे मौजूद थे, वो मकान ये नदी अपने साथ तिनके की तरह बहा कर लेकर चली गई। लोगों को संभलने का, बचने का, भागने का मौका तक नहीं मिला। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संजय, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दे दिए हैं कि भाई मोर्चे पर पहुंचिए, मोर्चा संभालिए, रेस्क्यू संभालिए और फटाफट जितनी जल्दी हो सके नेपाल के नागरिकों की जान बचाइए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से जो अपडेट मिल रहा है, ऐसे में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने पूरी सेना को धरातल पर उतार दिया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक संसाधन के साथ जो है वो सेना इन जगहों पर उतरने के बाद जो है वो बचाव कार्य में जुट जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये जो है बागमती एक स्टेट होता है, पूरा स्टेट कहा जाता है बागमती। बागमती स्टेट के कई ऐसे जनपद है जिसमें रसुआ है, नुआकोट है, धादिंग है, गोरखा है। ये सभी जो है इसी नदी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, सभी जनपद हैं। और इसके किनारे अगर ये पूरी तरीके से सैलाब में इस समय बिल्कुल तबाही के कगार पे है। और इसके बाद अगर ये सैलाब अगर आगे बढ़ता है तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरीके से बिहार का पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया है, आपका पश्चिमी चंपारण है, ये सब जनपद जो है पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। कोसी नदी के अंदर काफी पानी जाने की आशंका जताई जा रही है, यानी कोसी नदी में भी भयानक बाढ़ आ सकती है। और उसका असर सीधे तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जो बिहार के जनपद हैं, ये पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जनपद, बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर जनपद जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। संजय, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब भी किसी देश में दस्तक देती हैं, संजय, जब भी किसी देश में आती हैं तो वहां की मौजूदा सरकार के सामने ये आपदाएं एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हो जाती हैं। और एक ऐसी ही चुनौती अब बालेंद्र शाह के सामने है कि इस प्राकृतिक आपदा के बीच आप इस आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कितने लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकते हैं, यह अपने आप में अब बड़ी चुनौती बालेंद्र शाह की सरकार के सामने है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये छोटी चुनौती नहीं है। क्योंकि जो नेपाल राष्ट्र है वो मैदानी राष्ट्र नहीं है, वो मैदानी वहां पे जगह नहीं है, वो पूरी तरीके से पहाड़ी है, वहां पे नाले हैं, वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं। और वहां पे जो नीचे जो खाई है, वहां पे जब सैलाब जब भरता है तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना कितना मुश्किल का काम है। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, जहां व्यक्ति खुद पैदल नहीं पहुंच सकता है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा सकता है और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। हालांकि पूरी तरीके से नेपाल राष्ट्र जो है इस पे कहीं न कहीं मंथन कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद सेना को उतार चुके हैं, सारे संसाधन वहां पर भेजे जा रहे हैं, लोगों को बचाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन अब कितने लोग इसमें सुरक्षित बचाए जा सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। संजय, मैं लौटूंगा, हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के नवीन जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक बार जानकारी ले लूं इन तस्वीरों के जरिए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, भले ही स्थितियां इस वक्त कैसी उतार चढ़ाव वाली हों, लेकिन रोटी बेटी का साथ है नेपाल का और भारत का। और अगर नेपाल से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो दिल हर भारतीय का भी दुखता है। नवीन जी। बिल्कुल, नेपाल वैसे भी हमारा सार्क कंट्रीज का पार्टनर है और हम टोटली जो उसको हर टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जी। तो अब ये जैसे ग्लेशियर फटा है तो ये वाकई में चिंताजनक है। ऐसा तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। होता है लेकिन इतना भयंकर होता है तो ये एक नया एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए भी। लेकिन एनी हाउ
हमारे जी बिल्कुल, एनडीआरएफ बहुत की महत्वपूर्ण टीमें बात आप पहुंच कह रहे हैं। गई मैं हैं। लौटूंगा आपके पास, इन तस्वीरों का पूरा विस्तार आप समझाइएगा हमारे दर्शकों को, लेकिन सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर, तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बीच भारी पानी का सैलाब जब रिहायशी इलाकों में दस्तक देता है तो हालात कैसे हैं। दूसरी तस्वीर, नेपाल में नदी में इस पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा, और तेज वेग के साथ ये बढ़ता पानी अब नेपाल के लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां। तस्वीर नंबर 3, इस विंडो में आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेपाल के इन पहाड़ों के बीच से तेज धारा जो आगे बढ़ रही है वो अपने साथ इन स्थितियों को पैदा कर रही है कि नेपाल के अंदर ये प्रकृति के प्रलय की दस्तक है। चौथी तस्वीर, नेपाल में लगातार तेज धारा के बीच नदी के किनारे के तमाम इलाकों और उनके किनारे बना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जमींदोज होकर ये नदी का पानी अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए तैयार है। पांचवी तस्वीर, नदी का जलस्तर खतरे के निशान को बहुत ज्यादा पार कर चुका है, यानी खतरे का निशान अगर 6.0 है तो अब पानी का यह बहाव 10.0 तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप हालात का अंदाजा लगाइए, और जैसा कि मेरे सहयोगी संजय लगातार ये अपडेट भी दे रहे थे कि ये पानी सीधे तौर पर भारत के तराई इलाकों तक पहुंचता है। ये नदियां भारत के तराई इलाकों को जोड़ती हैं, तो ये तय मानकर चलिए भारत के तराई इलाकों में भी मुश्किलें। तस्वीर नंबर 6, और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इन तस्वीरों के जरिए एक बार आप अंदाजन बताइएगा कितना नुकसान नेपाल को हुआ होगा, कितना नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी जनहानि हुई होगी, एक अंदाजा बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेपाल हाइट पर है, तो जो ऊपर से ग्लेशियर फटते हैं और जो डैम या सैडल डैम टूटते हैं तो उनका प्रेशर नीचे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे स्पीड उसकी बढ़ती है, और साथ में वो बोल्डर और इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर या जो भी चीज बीच आ जाती है बीच में, तो वो भी जो है नीचे की तरफ आती है और डैमेज करती हुई चली जाती है। तो ये तो एक छोटी सी वार्निंग है, लेकिन इससे ज्यादा जो है पब्लिक को जनहानि होती है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है। दूसरा, ये जब नीचे तराई क्षेत्र में जाएगा पानी तो वहां पर काफी बड़ी बाढ़ आ जाएगी और लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सब जगह जो है लोगों को सेफ प्लेस में जाने के लिए बता दिया गया है। इसके लिए ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, और लेकिन फिर भी जो है बिहार गवर्नमेंट को और तराई क्षेत्र के यूपी के कुछ एरिया वो सब इससे जो है प्रभावित होंगे। नेपाल के अंदर तो आप मान के चलो पूरा वॉश आउट हो जाएगा वो एरिया, तो उसके अंदर, और लेकिन वो सारा इफेक्ट अपने साइड में आएगा, तराई साइड में। उसके लिए हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैयार है। अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इन हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन 1, 2 या फिर 3 दिन का नहीं है, महीनों भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल चलेगा, और ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर जी। अगर मौसम खराब ना हो, अभी मौसम साथ दे या मौसम कोऑपरेट करे, तो मैं इसको हम लोग काफी अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा इसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और वैसे भी नेपाल ने इसको जो है आपका आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो इसके लिए बाहर से विदेशों से भी एड आएगी। इंडिया तो दे ही रहा है, इंडिया से सारी दवाइयाँ, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, एक्सपर्ट्स और सारे पहुंचे हुए हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी जाएंगे। तो बाकी रेस्क्यू के अंदर इंडिया तो माहिर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जो होगा नुकसान वो तो सडनली हुआ है, क्योंकि उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, और ये नेचुरल कैलेमिटी थी बहुत जबरदस्त, जो एक नेपाल के लिए शॉक वेव का काम किया है। और रवि जी, बिल्कुल आप एनडीआरएफ में सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ये तय मानकर चलिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सर महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन जिलों में ये बाढ़ का पानी इस प्रवाह के साथ बह रहा है, इस प्रवाह के साथ पहुंच रहा है, उस जिले के नदियों के किनारे बसे हुए इलाके में समझ सकता हूं कि पूरी तरह से फ्लैश आउट हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए, 101% हो गए होंगे, और लोगों को टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि वार्निंग तो आई नहीं थी।
तो लोगों को टाइम नहीं मिला होगा, पूरा उनका जितना इंफ्रा उनके था वो सारा ही वॉश आउट हो गया होगा, और जो जान बचा के भागे होंगे वो हायर क्षेत्र में ऑलरेडी कह दिया गया है, वो सारे के सारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो फ्लो जो फटा है, जो वाटर फ्लो और उसका ट्रैक है, तो उसके अंदर तो तबाही हुई है, और उसमें आप मान के चलें कि अभी साल 6 महीना लगेगा उसको दोबारा से कवर करने में, क्योंकि ये तो पहाड़ी क्षेत्र है और कोई इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नुकसान को कैसे ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने भी किया है, इसको देखा है, तो इसके अंदर काफी चैलेंजेस होते हैं। तो देखते हैं, ये तो नवीन जी बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तस्वीरें किस हद तक साफ होती हैं, क्या कुछ क्लियर होता है, कितना नुकसान हुआ है, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। लेकिन नवीन जी एक जानकारी और हमारे दर्शकों को ये दे दीजिएगा कि इन तस्वीरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, मौसम, समय या फिर हालात? तीनों चीजें। मौसम बहुत जरूरी है, पहला नंबर 1। दूसरा नंबर 2 कि है ना, जो कीचड़ मलबा और ये बोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं जी। और इसमें जो लोग फंस जाते हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैप करना, उनको निकालना, ये अनदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लाइफ को सेव करना। तीसरा जो होता है उनको रिहेबिलिटेशन, तो उनको जो लोग काफी डैमेज्ड हो गए हैं या काफी विक्टिम हो गए हैं, तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सब का मैनेजमेंट, ये 3 चीजें जो मेरे अनुभव की हैं वो मैंने देखा है। अगर हम इन पे कंट्रोल कर लें तो हम सिचुएशन को लगभग 50 to 60% सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन मेन प्रायोरिटी वही है कि दोबारा इस टाइप की एकदम कोई सडन ऐसी घटना ना हो जाए कि फिर कोई ग्लेशियर फट